हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है मैथ जीएस बाई एन के चैनल पे। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं हिस्ट्री आपको पूरी कहानी की तरफ 20 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, तो उस वादे में ये एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे और जो भी एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे, वैसे तो देखो क्वेश्चन छूटने नहीं वाले हैं। जो वनडे एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे उतने मैं करा दूंगा इसमें, पर एक दो क्वेश्चन देखो कोई भी 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकता है। 99, 98, 90, 80 यही कर सकता है। ठीक, तो मैं इसमें ये क्लास 6 होने वाली है और इसमें ये लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक आपने सुना होगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, चोलों के बारे में पढ़ेंगे और पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और ये एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग मिडिवल में घुस जाएंगे। ठीक, और आप लोग बने रहिए। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह, मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। ठीक, देखो यार, मैं चीजों को बता दे रहा हूं पढ़ाने से पहले। सीधी बात सुन लो कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक ना, मैं नहीं चाहता हूं कि चीजों को तुम ज्यादा, इतना जीएस जितना वास्ट सिलेबस है ना कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, खत्म नहीं होने वाला है। तो मैं चीजों को आसान तरीके से समझाऊंगा, जैसे मैं पढ़ता था। जैसे जितने भी जो अच्छे स्टूडेंट हो, जो टॉपर्स होते हैं ना, वो माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं। क्योंकि समय देखो, सभी लोग 6, 7, 8, 9 घंटे पढ़ ही रहे हैं, तुम भी उतना ही पढ़ रहे हो, तो तुमको कुछ तो अलग टेक्निक ऐसा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा कि तुम भीड़ से आगे हो सको। और भीड़ से आगे होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। सीटें बहुत कम आ रही हैं, तुम भी जान रहे हो। ठीक ना, और उसमें अगर तुमको सीट लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक माइंड मैप टेक्निक के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मैं चीजों को माइंड मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, तुम बस क्लास में बने रहना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना क्वेश्चन आता है। ठीक, ज्यादा पढ़ के क्या ही करोगे। और क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। एक्सेप्ट व्हाट इट इज। देखो, जो भी है ना, जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो भाई। एक्सक्यूजेस मत दो, बहाने मत मरो। बहाने तुमको नहीं देने हैं सर, कि सर ये नहीं कर पा रहे हैं, घर में पंखा नहीं है सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अरे सर गर्मी हो रही है, अरे मामा बुला लिए, तो जाओ फिर मामा के घर। लड़का जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा ना, तुम्हारा नहीं होगा। ठीक, तो जो भी है तुमको चीजों को एक्सेप्ट करके चलना है। लेट गुड वॉच, जो हो गया ना उसको भूल जाना है तुमको। अब अपना तुम भविष्य देखो, जो हो गया है, आज तक किसी एग्जाम में अगर फेल हो गए या तुम आज तक पढ़ाई नहीं की, तो उन चीजों को भूल जाओ, उनको भूल जाना है तुमको, और अपने भविष्य को देखना है। सिर्फ जो है उसको एक्सेप्ट करो, अपने हालातों को एक्सेप्ट करो। जो भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति है या जो भी मानसिक स्थिति है, उसको काम करो, उसको सही करो, अपने हालातों को स्वीकार करो और जिंदगी में तुमको आगे बढ़ना है। ठीक, और एंड हैव ए फेथ इन व्हाट विल बी। तुमको क्या करना है? तुमको ये फेथ होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए अपने भविष्य पे। और वो भरोसा कहाँ से आएगा? आज की कड़ी मेहनत से ये भरोसा तुम्हारे अंदर आएगा कि हाँ, आने वाला भविष्य सही होगा। अगर तुम अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो सिंपल सी बात है कि तुम आज मेहनत नहीं कर रहे हो। जो आज अच्छे से मेहनत करता है ना, वो अपने भविष्य को लेके एश्योर रहता है, क्योंकि वो जानता है, उसको अपने संघर्ष पे पूरा भरोसा है कि वो एक ना एक दिन इस जो मैराथन है, ये मैराथन ही है, इतने स्टूडेंट दौड़ रहे हैं, उसमें वो विजित होके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर तुमको डर है ना अपने भविष्य को लेकर, सटल सी बात है कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और तुमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके लिए सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने संगम काल के बारे में पढ़ा था। दक्षिण भारत का इतिहास में हम लोगों ने इससे पहले संगम काल पढ़ा था। चोर चेर पांड्यों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर तुम यहाँ पे सीधे आए हो तो मैं बोलूंगा कि एक बार प्रीवियस ईयर क्लासेस देख लो। जो प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लो। ठीक, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाना। मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा तुम लोगों को। ठीक, तो देखो, जो साउथ इंडिया का इतिहास है वो 100 से 1200 ईस्वी तक का है पूरा। 100 से 1200 ईस्वी तक का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास है। हाँ, इसके बाद हम लोग और मिडिवल इंडिया में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वो नेक्स्ट है। पर अगर एंशिएंट इंडिया में बात करोगे तो 100 से जो 1200 का टाइम था, वही था दक्षिण भारत के राजवंश का समय। यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हुए। देखो क्या हुआ ना कि जब व्यापार बढ़ा, जब चोलों ने चोलों का देखो बहुत बड़ा एम्पायर था। मतलब उन्होंने श्रीलंका को विजिट करके हिंद महासागर से होते हुए साउथ चाइना सी से लेते हुए उनका ट्रेड चाइना तक होता था उस समय। वो बहुत महान शासक थे, चोल शासक जो थे भारत के। और ठीक, समझ गए होगे। तो देखो, संगम काल जो था वो 3वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी जो था संगम काल, उस काल को हम लोग संगम काल कहते हैं। देखो मैंने बताया था ना कि चोलों को हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, एक तीसरी शताब्दी में और दूसरी बार 9वीं शताब्दी में। क्या हुआ था मैं बताया था ना तुम लोगों को, क्या बताया था पिछली क्लास में, कि जो चोल थे वो तीसरी शताब्दी में उनका जो शासक था वो कमजोर होने लगा था। तो पूरा जो
राज्य था क्या हुआ, विघटित हो गया। फिर 9वीं शताब्दी से क्या हुआ, उनका फिर से उदय हुआ। ठीक, तो दक्षिण भारत के राजवंश जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे 500 से 1200 ईस्वी तक। हम लोग क्या पढ़ेंगे, 500 से 1200 ईस्वी तक का हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग का जो मेन फोकस होगा राष्ट्रकूट और चोल और पाल वंश। ठीक, इसमें लोग मेन इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पाल वंश से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था पूरा, तो उसमें पाल वंश के संस्थापक पूछ लेता है और 1-2 मंदिर उंदिर से क्वेश्चन थे। पर राष्ट्रकूट वंश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्राइबेटल हुआ था इसके बारे में काफी क्वेश्चन आता है। ठीक, मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा तुम लोग को पूरा, तो तुम समझ गए होगे यहां तक। हाँ, तो देखो अब पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश जो था उसका जो संस्थापक था, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। अगर जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो समझ जाना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो तुमको वहां पे अटेंशन ज्यादा देना है। ठीक, तो जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था वो कौन था, वो था दंती दुर्ग। तो इस बात को याद कर लो कि जो दंती दुर्ग था वो क्या था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और उसने अपनी कैपिटल जो बनाई थी वो मान्यखेत को बनाई थी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। ठीक, फिर इसके बाद जो शासक आता है वो कृष्णा प्रथम था। देखो शासक बहुत सारे आएंगे पर मैंने बताया ना पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हो। ठीक, आज एक जो तुम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक, तो वनडे एग्जाम में जितना पूछता है उतना बता दे रहा हूं मैं कहानी की तरह, उसको पूरा तुम एक बार देख लो वीडियो को, ठीक ना। और फिर तो इसमें मैं वही बताऊंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो कई राजाओं को मैंने स्किप कर दिया है, सिर्फ उन्हीं को बताया है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो तुमको उसी पे ध्यान देना है। ठीक ना, तो देखो जो कृष्णा प्रथम था उसने क्या किया था कि एलोरा की चट्टान जो थी, एलोरा की चट्टान को पूरा कटवा कर उसने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था उस समय। ठीक, तो इसने पूरे चट्टान को कटवा कर क्या किया था, एलोरा के गुफाओं का निर्माण किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता है कि देखो इससे ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को कम मिलते हैं कि उसमें पूछे कि जो एलोरा गुफाएं थी उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये ऐसे बन के आता है कि एलोरा का गुफाओं का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था, कि मतलब ये नहीं पूछेगा, शासक स्पेसिफिक नहीं पूछता है, वो वंश को पूछता है। तो तुम वंश को याद करो कि जो एलोरा गुफाएं थी, जो कैलाश मंदिर उस समय बना था, वो किस वंश के शासन काल में बना था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में बना था। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो जो कैलाश मंदिर है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में कि जो कैलाश मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना है। देखो साउथ इंडियन के जो ज्यादातर मंदिर है ना वो ऐसे ही बने हैं। कैसे बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं, क्योंकि जो द्रविड़ थे वो हुआ है ना, जो आर्यन थ्योरी पढ़े हो ना कि आर्यन ने जब इन्वेट किया ऊपर से तो द्रविड़ नीचे चले गए थे, इस टाइप जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा हिस्ट्री में, ठीक ना, अलग से। ठीक, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ था, इतना याद कर लियोगे। अब देखो फिर एक इंपॉर्टेंट शासक आता है ध्रुव। जो ध्रुव था वो राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, उसको जो लोग उसका एक अन्य नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल कितने 2015 या 16 का क्वेश्चन है। ठीक, उसमें पूछा था कि निम्न शासकों में से किस शासक का नाम धारावर्ष है, तो धारावर्ष किस शासक का नाम है, तो धारावर्ष ध्रुव। ध्रुव जो शासक था राष्ट्रकूट वंश का, इसका नाम क्या था, इसका नाम धारावर्ष था। ठीक, आई होप कि याद कर लियोगे। देखो इसने क्या किया था ना कि उत्तर भारत के विजय के लिए निकल पड़ा था, तो ये रहते थे, तो इन्होंने जब उत्तर की तरफ विजय हासिल करने के लिए ऊपर बढ़े ये लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तरापथ यात्रा। और यहीं से शुरुआत होता है त्रिपक्षीय संघर्ष का। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, तो उत्तर पथ की यात्रा किसने की थी, तो उत्तर पथ की यात्रा किया था ध्रुव, जिसका नाम था क्या, धारावर्ष। इसने उत्तर पथ की यात्रा की थी। ठीक, और इसने क्या किया ना कि जब ऊपर गया तो गंगा यमुना जो नदी थी उसके आसपास के क्षेत्रों को इसने जीत लिया। गंगा यमुना को अपना प्रतीक चिन्ह बना लिया, किसने, ध्रुव ने। यह उत्तरापथ विजय पे निकला हुआ था। ठीक, और यह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वो ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने, नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ना कि निम्न में से कौन सा शासक त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा रह चुका है, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको क्या उसमें सही करना है, आपको उसमें से ध्रुव को सही कर देना। तो जो ध्रुव होगा उसने क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में उसने हिस्सा लिया था। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं फिर कि त्रिपक्षीय संघर्ष। देखो त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शासकों ने भाग लिया था, राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार। ये हुआ क्या था ना कि ये तीनों लोग कन्नौज पे अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। कन्नौज जो उस समय था वो काफी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे था उस समय, तो तीनों जो शासक थे ये
देखोगे तो जो पाल थे ये बिहार वार के साइड पड़ते थे, राष्ट्रकूट नीचे से आए थे, और गुज्जर प्रतिहार भी मध्य भारत के साइड में शासन अपना आसानी से चला रहे थे। तो सबको क्या करना था कि स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे अपने शासन को बनाना था और वो केंद्र बनाना था इन लोगों को। तो ये कन्नौज के लिए जो युद्ध हुआ था वो 3 शासकों के बीच में हुआ था, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे आता है कि 4 ठे शासक दे देगा, 4 ठे वंशों के नाम दे देगा वो, और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा है, निम्न में से कौन सा वंश जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा है। तो देखो तुमको याद कर लेना है कौन कौन सा रहा है, राष्ट्रकूट वंश रहा है, पाल रहा है और गुज्जर रहा है। ठीक, इसके अलावा कोई वंश अगर आता है, चोल ओल आ जाता है, तो तुमको उसको निगलेक्ट कर देना है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं ट्रिपेरेटिटाइट स्ट्रगल। ठीक, तो ये देखो, ये मैप से मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पे थे तुम्हारे राष्ट्रकूट दक्षिण भारत साइड, और ये देखोगे अगर ये यहाँ पे तो गुजरात लेके थोड़ा सा ऐसे ये तुम्हारे हैं गुज्जर प्रतिहार, और यहां पे देखोगे उड़ीसा साइड तो तुम्हारे कौन पड़ जाएंगे, पाल। पालों ने बिहार पे कब्जा कर लिया था। देखो पाल वंश का जो शासन है ना काफी मतलब बढ़िया रहा है। पाल वंश का जो राजा था, जो गोपाल, उसने उसकी नींव जो रखी थी तो वो किसी राज परिवार से नहीं आता था, वो एक सामान्य व्यक्ति था। सामान्य व्यक्ति ने सोचो इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी थी उस टाइम। ये देख रहे हो पूरा उड़ीसा बिहार और त्रिपक्षीय, उसने राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों को भी चैलेंज किया था। तो हुआ क्या था ना कि उस समय वहां पे विद्रोह हो रहे थे, तो विद्रोह को कोई दबा नहीं पा रहा था, शासक भी काफी कमजोर हो गया था। जो जमींदार थे उन्होंने बहुत अच्छा विद्रोह किया था, वो चाहते थे कि राजा का तख्ता पलट हो जाए। ठीक, तो ये जो गोपाल था ना, इसने पूरा जो विद्रोह हुआ था उसको शांत कर दिया था अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। तो वहां के लोग इससे काफी इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर इसको शासक बना दिया था। धीरे 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 मतलब कई सीढ़ियां इसने चढ़ा और ये शासक बन गया। फिर इसने अपने राज्य का धीरे 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 विस्तार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष का यह हिस्सा बन गया था। ठीक, तो इससे क्वेश्चन यही आते हैं, इससे सिर्फ ये तुम्हें याद करना है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस क्षेत्र के लिए हुआ था। तो क्षेत्र का नाम है कन्नौज, और ज्यादा इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे, अगर जो भी इन तीनों को छोड़ के राष्ट्रकूट, पल्लव और गुज्जर, अगर इनको छोड़ के गुज्जर प्रतिहार को अगर छोड़ के कोई ऑप्शन आता है तो तुमको उसको गलत कर देना, वही ऑप्शन गलत होगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो बात करते हैं अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम जो था यह भी राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो यह जो था ना यह काफी विद्वान था। राष्ट्रकूटों के जितने भी शासक आए ये सबसे उसमें विद्वान था। तो जो विद्वान होगा तो क्या करेगा, वो ग्रंथ बुक को लिखते रहते थे उस समय के जो विद्वान थे। ठीक ना, क्योंकि उस समय ये मनोरंजन के साधन नहीं थे, मीडिया सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बुक से नॉलेज लिया जाता था सर। और जो बुक का नॉलेज होता है ना वो अलग ही होता है, जो अपना पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें लोग डाल देते हैं। मूवी क्या है सर, फिक्शनल है पूरा, आपको ही पता है। रियल लाइफ की भी जो मूवीज बनती है ना, बायोग्राफी जिनको बोलते हैं, उसमें डायरेक्टर खुद बोलता है कि हम लोगों ने मसाला लगा दिया है। तो आप लोग को ज्यादा ज्यादा बुक पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करिए, ऑटोबायोग्राफी बेस्ट होता है। ठीक ना, तो आप लोग बुक पढ़िए। तो जो कन्नड़ ग्रंथ था कवि राजमार्ग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते रहा हूं आपको। ये एसएससी में पूछा था कि कवि राजमार्ग जो है वो किसकी रचना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक शासक द्वारा लिखा गया। देखिए जो शासक के संरक्षण में जो कवि होते हैं उनके द्वारा अगर कोई ग्रंथ लिखा जाए और डायरेक्ट किसी शासक के द्वारा लिखा जाए तो आपको ही पता है कि जब शासक कोई ग्रंथ लिखता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो कवि राजमार्ग जो था वो कन्नड़ में लिखा था, और उसको किसने लिखा था, अमोघ वर्ष प्रथम ने। और अमोघ वर्ष जो था वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक, इतना आपको आई होप क्लियर होगा। ठीक, वर्ष प्रथम था वो एक जैन धर्म का अनुयायी था। जो अमोघ वर्ष प्रथम था वो क्या था, वो जैन धर्म का अनुयायी था, और उसके जो गुरु थे वो उसके गुरु कौन थे, वो थे जिनसेन। जिनसेन गुरु थे। ये 1-2 बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि राजमार्ग किसकी रचना है, तो अमोघ वर्ष प्रथम की। और जो अमोघ वर्ष था उसने जल समाधि लेके अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शासक था जिसने जल समाधि ली थी, तो वो शासक कौन था, वो अमोघ वर्ष प्रथम शासक था। ठीक, जो अमोघ वर्ष प्रथम था उसने क्या किया था, उसने जल समाधि ली थी। ठीक, और ये किस वंश का शासक था, तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और तुंगभद्रा नदी जो साउथ इंडिया में बहती है उसी के किनारे इसने क्या किया था, इसने जल समाधि ले लिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। देखो तो जो कृष्णातिथ्य, अब बात करते हैं किसकी हम लोग, कृष्णातिथ्य की। देखो राष्ट्रकूट वंश से मैंने बताया ना कि राष्ट्रकूट वंश थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, तो हम लोग राष्ट्रकूट वंश को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक ना, तो देखो तो इसके दरबार में
एक पुण्य नाम का कवि रहता था, इसने शांति पुराण की रचना की थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये CHSL में पूछा जा चुका है। क्या था क्वेश्चन कि शांति पुराण किसकी रचना है, उसमें भाषा नहीं पूछा था और वंश नहीं पूछा था, बस उन नाम पूछा था कि किसकी रचना है। तो क्वेश्चन क्या था कि शांति पुराण जो है वो किसकी रचना है। तो शांति पुराण किसकी रचना है, पुण्य की। जो पुण्य थे कृष्णा तृतीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ग्रंथ लिखा था कन्नड़ में, उसका नाम क्या था, उसका नाम था शांति पुराण। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। फिर देखो अकाल वर्ष की इसने उपाधि धारण की थी। जो कृष्ण तृतीय था वो क्या किया था, इसने अकाल वर्ष की उपाधि को धारण किया था, ठीक। और चोल शासक जो प्रातंग प्रथम था, देखो चोल शासक भी उस समय एक्टिवेट हो गए थे, वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो क्या हुआ था, जो प्रातंग प्रथम था उसने कृष्णा तृतीय के समय में युद्ध किया और उस युद्ध को, बहुत फेमस युद्ध है ये, और इसको क्या बोलते हैं, तकुल्लम का युद्ध। तकुल्लम का युद्ध बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और ये उतना वनडे एग्जाम में तो नहीं पूछता है, बट जो मल्टी लेवल पे एग्जाम होता है ना, प्री मेंस, उसमें ये पूछता है एग्जाम में कि तकुल्लम का युद्ध, क्वेश्चन क्या आता है कि जो तकल्लुम का युद्ध था वो किन निम्न दो शासकों में से के बीच लड़ा गया था। दो शासक का नाम रहता है इसमें, ठीक। तो आपको क्या करना है, चोल शासक प्रथम और कृष्णा तृतीय के बीच में यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चोल शासक प्रथम की बुरी तरह हार हुई थी और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश ने विजय प्राप्त की थी, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रकूट वंश के जो लास्ट शासक रहता है उसका नाम रहता है कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय एक भोग विलास का जीवन व्यापन करने लगता है और धीरे 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 राष्ट्रकूट वंश पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और एक नए वंश का यहाँ पे विस्तार होता है, ठीक। और जो यहाँ पे तैलब द्वितीय होता है वो क्या करता है, वो जो कर्क द्वितीय था उसका तैलब द्वितीय हत्या कर देता है और एक वैतापी चालुक्य वंश का यहाँ पे क्या होता है, कल्याणी चालुक्य वंश की नींव रख दी जाती है, ठीक। अब देखो फैक्ट चेक करते हैं, जो राष्ट्रकूट वंश के डायरेक्ट फैक्ट जो होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रकूट वंश से, उनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आएगा, ठीक, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि एक तो समय कम होता है स्टूडेंट के पास, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बस जीएस को लेकर तो बैठ नहीं सकता है। तो मेरा कोशिश रहता है कम से कम समय में सारा डाटा दे दिया जाए उन लोगों को और अच्छे समझा के पढ़ा दिया जाए। पीपीटी से सभी पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसा पीपीटी में पूरा लिखे कहानी की तरह उसी को पढ़ दे रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है सर। माइंड मैप के थ्रू पढ़िए, पीपीटी सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, माइंड मैप बना लीजिए, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो देखो एलोवेरा और एलिफेंटा जो था, इसका गुफा जो था, इसको किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आता है राष्ट्रकूट वंश से। तो इसको किसने बनाया था, इसको बनवाया था राष्ट्रकूट वंश में, ठीक, ये याद। और इसमें टोटल जो गुफाएं हैं वो 34 गुफाएं हैं। जो महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं हैं, टोटल इसमें 34 गुफाएं हैं। और 34 गुफाओं में ये पूछता है कि सबसे ज्यादा किस धर्म की गुफाएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जैन धर्म की जो गुफाएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं, वो 34 हैं। 30 से 34 के बीच में जो वहां पे गुफाएं हैं वो जैन धर्म की है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जो, वो आता है आपका कितना है, 24 से 25 गुफाएं जो हैं वो हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म में 24 और फिर बौद्ध धर्म में उससे कम, ठीक। फिर अगर बात करें तो राष्ट्रकूट जो थे शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे, पर जो ज्यादातर जो उसके शासक थे राष्ट्रकूट वंश के वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक। और देखिए आपने पढ़ा होगा ना अशोक की धम्म की नीति, कमाल की नीति थी वो सर। अशोक समझ गया था कि अगर विकास करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो मेरा व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म है, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था ना अशोक ने, मैंने पढ़ाया था। तो उसने व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया पर किसी भी धर्म को फोर्स नहीं किया। जो राजनीतिक धर्म, जो राज्य का धर्म था, वो अपने हिसाब से लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उसने पालन किया था, ठीक। तो राष्ट्रकूटों को भी समझ में आ गया, धम्म की नीति इन लोगों की भी थी। हाँ ये प्रचार प्रसार इन्होंने नहीं करवाया, पर अशोक ने आपने देखा कि श्रीलंका और कहाँ कहाँ भेजा, अपने पुत्र को भेजा, कई थे उसने बौद्ध भिक्षुओं को उसने फंड किया था कि हाँ मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। राष्ट्रकूटों ने ऐसा नहीं किया था, हाँ पर धम्म की नीति इन्होंने भी अपनाई थी। इन्होंने क्या कहा कि जिसको जो धर्म अपनाना है, राजाओं का व्यक्तिगत धर्म अलग था और जो राजनयिक धर्म था वो अलग था। इवन इन्होंने क्या हुआ कि जो मुसलमान आए थे उन लोगों को भी धर्म प्रचार प्रसार में इन्होंने सहयोग किया। सोचिए ये हमारा वही भारत है। देखिए गंगा जमुना की तहजीब जो है ये भारत के प्राचीन इतिहास से सीखी जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि इतिहास को पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं उसको इंप्लीमेंट करिए। लोग इतिहास में झगड़ा कर रहे हैं सर ये वो, पर उससे सीख कोई नहीं रहा है। सबको साक्ष्य चाहिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था। अरे भाई हल्दी घाटी के युद्ध में जो हुआ था उससे जो सीखना है वो तो सीखो। सीखने पे किसी का ध्यान ही नहीं है, सबको फैक्ट चेक करना है। तो जो इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, फैक्ट चेक करके क्या कर लोगे आज, फैक्ट चेक नहीं करो उससे शिक्षा लो। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो देखो जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने क्या किया कि मुसलमान व्यापारियों को बचने के लिए तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने मदद किया था, धम्म की नीति अपनाई थी इन्होंने। भेदभाव, ये किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए राष्ट्रकूट वंश चरमोत्कर्ष पे था इस समय। जब तक लोगों को इक्वलिटी में नहीं लाओगे तब तक विकास नहीं होगा। वो राज्य हो, वो देश हो, या फिर वो कोई भी संस्था हो, सबको समान अवसर देना ही पड़ेगा तुमको। ठीक, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, चोलास की। मैंने बताया ना चोलास ने बहुत विकसित थे चोलास उस समय। चोलास के पास एक ऐसी नेवी थी, कमाल की नेवी थी, उसमें इन्होंने वुमेन रिक्रूटमेंट किया था उस समय। देखिए बोलते हैं कि भारत में महिलाओं का आज जो भी हाल है, मतलब धीरे धीरे वो ऊपर तो बढ़ ही रहा है, सरकार काफ़ी इसमें काम कर रही है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाए, बट इसमें हम और आपको मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि भारत की जो महिलाएं हैं, जब भारत की आधी आबादी जो है 6 बजे के बाद बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकती है, अनसिक्योर फील करती है वो, तो फिर उस देश का विकास कैसे होगा। आधी आबादी तो घर में बैठी है, जो महिलाओं की संख्या है वो आधी है भारत की, तो वो तो घर में बैठी है सर, ऐसे कैसे विकास होगा। सबको लाना पड़ेगा, सबको अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे विकास करेगा भारत। तो उस समय जो चोलों के पास इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी बोल रहा हूँ, जो चोलोस के पास नेवी थी उसमें वुमेन रिक्रूटमेंट होते थे, उससे महिलाएं उस चोल के नौसेना का हिस्सा थी। ठीक, तो देखिए अब बात किया जाए इनके ट्रेड रूट्स की, तो ये देख रहे हैं आप, ये हिंद महासागर में, ये सुमात्रा होते हुए ये चाइना तक इन लोगों का ट्रेड होता था। ये देखिए यहाँ से ये चाइना तक ट्रेड करते थे उस समय। इन लोगों का व्यापार जो था वो काफी, और किसी भी देश में जहाँ पे व्यापार होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो देश ऐसे ही विकसित करेगा। तो इन लोगों का जो साम्राज्य था वो काफी विकास किया। इसीलिए इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को पहले उत्तरी हिस्से को जीता, फिर दक्षिणी हिस्से को पूर्ण रूप से श्रीलंका पे अपना एक अधिकार कर लिया था इन्होंने। और सिर्फ वही नहीं, शैलेंद्र प्रथम को इन्होंने सुमात्रा में भी हराया था। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, तो इनका ये देखिए ट्रेड है, हिंद महासागर होते हुए, सुमात्रा होते हुए चाइना तक इन लोगों का ट्रेड जो था वो फैला हुआ था। ठीक, तो इनका जो 850 से 1279 तक इन लोगों का क्या था, टाइमिंग था। ठीक, बात करते हैं हम आगे चोलास की। देखिए ये तीसरी शताब्दी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि तीसरी शताब्दी में क्या होता है कि चोलास का विघटन हो जाता है, क्योंकि एक कमजोर शासक हो जाता है। फिर 9वीं शताब्दी में फिर से इन लोगों का उदय होता है ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक ना, जो भी डायलॉग है। ठीक, तो जो विजयालय था इसने क्या किया कि इसने फिर से चोलास का, जो विजयालय था इसने क्या किया कि इसने फिर से चोलास एम्पायर को खड़ा कर दिया। ठीक, और इसको द्वितीय संस्थापक बोलते हैं। ठीक, जो विजयालय था वो क्या था, वो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक था, क्योंकि इसने फिर से 9वीं शताब्दी में चोल वंश के उदय का यह हिस्सा बन गया था। ठीक, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तंजौर को। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में। क्या पूछा था कि जो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको कहते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है कि जो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक था उसका क्या नाम था, तो तुम क्या बताओगे उसका क्या नाम था। उसका नाम था विजयालय। जो विजयालय था वो चोल वंश का द्वितीय संस्थापक था, और इसकी राजधानी जो थी वो थी तंजौर। ठीक, इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो बात करते हैं परांतक प्रथम की। मैंने बताया था ना कृष्णा तृतीय से परांतक प्रथम हार गया था तकल्लुम के युद्ध में, अभी मैंने पीछे बताया। ठीक, तो फिर से पढ़ते हैं इसी के बारे में। देखो जो मदुरै कोंड की इसने उपाधि धारण की थी। देखो ये कोंड जो है ना, ये एक तमिल शब्द, इसका मतलब होता है विजेता। इसका क्या मतलब होता है, देखो यार मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर कर दिया करो, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक ना, इसको वैसे इग्नोर किया करो जैसे तुम्हारी क्रश तुमको इग्नोर कर देती है। ठीक ना, तो देखो जो मदुरै कोंड की उपाधि थी इसको किसने लिया था, परांतक प्रथम ने। ठीक, तो कोंड का मतलब होता है विजेता, और जो मदुरै को इसने जीत लिया था इसलिए इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक, क्योंकि इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को हराया था, और इसी के खुशी में पहले के क्या होता था उस समय मेडल तो मिलते नहीं थे। अब राजा देखो, अब क्या है कि राजा जब खुद ही जीत जाएगा तो मेडल किससे लेगा, तो वो उपाधि धारण करते थे उस समय। उपाधि मतलब अपने नाम के आगे जोड़ लेते थे। होता है ना कि जैसे आज तुम बन जाओगे कुछ, तो तुम्हारा जैसे नाम मान लो आदित्य है तो इनकम टैक्स ऑफिसर आदित्य ऐसे बोलोगे ना अपने आप को, तो वैसे ये लोग क्या बोलते थे कि मदुरै कोंड प्रतांक प्रथम। ठीक, तो नाम में थोड़ा स्वैग आ जाता है इससे। ठीक, देखो तकुल्लुम का युद्ध मैंने बताया था कि कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश था इसमें चोलों ने बुरी तरह हार गए थे चोल, और इसका जो ज्येष्ठ पुत्र था राजादित्य की इसमें मृत्यु हो गई थी। राजादित्य इसमें मारा गया था, इसका ज्येष्ठ पुत्र। ठीक, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको बस याद करना है कि मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो परांतक प्रथम जो था उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। और तकल्लुम का युद्ध जो हुआ था कृष्ण तृतीय के साथ हुआ था, जिसमें चोलास बुरी तरह हार गए थे और ज्येष्ठ पुत्र की हत्या कर दी गई थी इसमें। ठीक, अब देखो राजराज प्रथम, अच्छा शायद इसमें वो पीपीटी तैयार नहीं है, मैं इसको बता देता हूं। देखो जो राजराज प्रथम था ना वो सबसे महान शासक था।
राज्यराज प्रथम जो था वो क्या था, वो सबसे महान शासक था इस वंश का, और यह शैव धर्म का उपासक था। जो राजराज प्रथम था वो क्या था, वो शैव धर्म का उपासक था। ठीक, शैव धर्म का उपासक कौन था, राजराज प्रथम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो चोल वंश था उसमें सबसे महान शासक कौन था, तो तुम क्या बोलोगे, चोल वंश का सबसे महान शासक जो था वो था राजराज प्रथम, और यह शैव धर्म का उपासक था। ठीक, और इससे एक क्वेश्चन और आता है, किसने श्रीलंका, मैं इसीलिए पहले लिख लेता हूं ना यार, मैं सोचता हूं कि टाइम वेस्ट ना हो। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को इसने क्या किया था, जीत लिया था। ये जो राजराज प्रथम था इसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लिया था। ठीक, श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा इसने जीत लिया। और इससे क्या क्वेश्चन आएगा, हाँ इससे क्वेश्चन आएगा कि जो बृहदेश्वर का मंदिर है, जो बृहदेश्वर का मंदिर है, बृहदेश्वर टेम्पल, देखो तुम लोगों का टाइम वेस्ट होता है ऐसे मैं क्लास पढ़ाऊंगा और लिखूंगा ना, तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मैं नहीं चाहता हूं तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं पहले ही पीपीटी तैयार कर लेता हूं कि जल्दी जल्दी डाटा जाता जाता तुम लोग को दिया जा सके। ठीक ना, तो देखो जो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा था उसने इसको विजिट कर लिया था, और जो बृहदेश्वर का मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक, और इससे क्वेश्चन क्या, हाँ जो बृहदेश्वर का मंदिर था ये ग्रेनाइट से बना हुआ था। ये किससे बना हुआ था, ग्रेनाइट से, और ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बनाया गया है। ठीक, तो राजराज प्रथम से इतने क्वेश्चन आते हैं। यह शैव धर्म का उपासक था, यह सबसे महान शासक था, और इसने उत्तरी श्रीलंका पे विजय हासिल कर ली थी, और उत्तरी श्रीलंका पे विजय हासिल करके इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और विश्व का बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो कि पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से बना है। ठीक, इतने क्वेश्चन आएंगे। अब देखो राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। अब देखो हुआ क्या ना कि राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजिट कर लिया, तो आगे आने वाले शासकों को मोटिवेशन मिल गया, वो कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं देखो जब अच्छे माहौल में रहोगे तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा। अब तुम गांव में हो, वहां पे सभी लोग सुबह शाम बस घूम रहे हैं, ऐसे खैनी रगड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं अरे भैया उसका लड़कवा का हुआ, फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, तो उसमें तुमको क्या सीखने को मिलेगी। अच्छे माहौल, तुमको एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसमें तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है बुद्धि का विकास। जिसने बुद्धि का विकास कर लिया सर, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो अगला विजेता वही होगा जिसने अपना बुद्धि का विकास कर लिया। जिसकी बुद्धि मृत्यु अवस्था में है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो राजराज जो प्रथम था उसके बुद्धि का विकास हो गया, और उसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत लिया। और फिर जो राजेंद्र प्रथम था इसने सोचा कि मेरे जो पापा थे, मेरे जो दादा परदादा थे, उसने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में किया, मैं अब कुछ आगे जाऊंगा। इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया। तो जो पूरा श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम ने अपने हिस्से में ले लिया, तो फिर उसके बाद इसने गंगैकोंडचोलपुरम को क्या किया, इन्होंने गंगैकोंडचोलपुरम को अपनी कैपिटल बनाई, अपनी राजधानी बनाई। ठीक, देखो और इसी सुमात्रा तक गया। सुमात्रा वो इंडोनेशिया का भाग जो है, सुमात्रा इंडोनेशिया हिंद महासागर में है। नीचे के साइड जाओगे मैप में देखोगे, देखो मैप लेके बैठा करो भाई, मेरे साथ मैप लेके बैठा करो। मैं बोल रहा हूँ हिंद महासागर, तो तुमको पता रहना चाहिए हिंद महासागर है कहाँ पे। ठीक ना, तो सुमात्रा के शैलेंद्र प्रथम को इसने परास्त कर दिया, और जो इसका लास्ट शासक था वो कौन था, राजेंद्र तृतीय। और फिर वही बात कि एक अयोग्य शासक पूरे विश्व को, पूरे साम्राज्य को ले डूबता है। इसलिए जो वोट तुम करते हो, तुम्हारा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी गलत राजा को चुन लिए ना, प्रजातंत्रात्मक में अगर किसी गलत आदमी को चुन लिए, पीएम बना दिए, सीएम बना दिए, तो ले डूबेगा राज्य को पूरे। ठीक ना, तो इसीलिए होता है ना कि वोट करो, समझदारी के साथ वोट करो, इकोनॉमिक्स वे में वोट करो, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक, तो देखो यहां से क्वेश्चन आएगा कि जो चोल थे वो किसके उपासक थे। तो जो चोल में दो तरह के उपासक थे, विष्णु उपासक, शिव उपासक। तो जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार कहा जाता था, जो विष्णु धर्म के उपासक थे उनको अलवार कहा जाता था, और जो शैव धर्म के उपासक थे उनको नयनार कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था, नयनार। ऐसे तुम याद कर सकते हो कि भगवान शिव के यहाँ पे नयन है ना, ये भगवान शिव के मस्तिष्क में नयन है, तो जो शिव उपासक होगा उसको क्या कहा जाएगा, नयनार। होता है ना तीसरी आंख, 3 आंख है शिव, भगवान शिव की। ठीक, तो और जो ये उत्तराधिकारी था, जो चोल वंश थे, इसके जो राजा थे ना, वो ऐसा कोशिश करते थे कि उनको, वो जानते थे कि कौन सा उनका जो उत्तराधिकारी होने वाला कैपेबल है कि नहीं, तो ये अपने कैपेबिलिटी के अनुसार अपने उत्तराधिकारी को पहले चुन लिया करते थे। ये जो चोल वंश के शासक थे वो अपने उत्तराधिकारी का चुनाव पहले ही कर लेते थे कि हाँ इसी को शासक बनाना है। बट ऐसा होता नहीं था। होता क्या था ना कि जब शिव हो जाती थी तो जो उसके बेटे थे वो एक दूसरे को योग्य मान लेते थे। देखो होता क्या है ना कि असली फील्ड में जाके पता चलता है सर। यहाँ पे तो सब, आप तुम किसी गाँव में किसी कमरे में बैठे हो तो वहाँ के राजा तो तुम हो, फील्ड में उतरो, मैदान में उतरो हथियार के साथ, फिर पता चलेगा औकात क्या है तुम्हारी। कुछ नहीं है सर,
एक गांव में तुम बैठे हो एक छोटे से कमरे में, समझ रहे हो, अरे हम ब्रह्मास्मि, मैं सब कर लूंगा। एक कॉम्पिटिटिव में जाओ, ऑनलाइन रैंक लाओ, ऑनलाइन होता है ना मॉक टेस्ट, उसमें अपना रैंक देखो क्या है तुम्हारी, फिर पता चल जाएगा कितनी तैयारी हुई है। बस है हम ही। ठीक, तो जो विष्णु के उपासक थे वो अलवार को थे, और जो शिव के उपासक थे वो नैनार थे। और जो सोने का सिक्का था उस समय उसको कांसु कहा जाता था। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो सोने का सिक्का था उसको कांसु कहा जाता था, जो अलवार थे वो वैष्णव उपासक थे, वो विष्णु के उपासक थे, और नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे। ठीक, तो राजेंद्र प्रथम से गंगेकोट चोलपुरम को इसने राजधानी बनाया था। योग की चीजें क्लियर होंगी। हाँ, पाल वंश के बारे में मैंने बताया ना कि पाल वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं सर। ठीक, तो पाल वंश से क्वेश्चन बनता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको क्या बताना है, जो गोपाल था वो पाल वंश का संस्थापक था। हाँ, और ये पूछता है कि जो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था वो कौन था, तो जो द्वितीय संस्थापक था वो महिपाल था। जो द्वितीय संस्थापक था वो महिपाल था। गोपाल जो था वो प्रथम संस्थापक था, और जो द्वितीय संस्थापक था वो कौन था, वो महिपाल था। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कौन था, धर्मपाल। जो धर्मपाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम पूछा जा चुका है। देखो यार, मेरी हैंडराइटिंग में फिर बोल रहा हूँ ना बस मेरे से पढ़ा करो, हैंडराइटिंग में उतना ध्यान ना दिया करो। एक दो लड़के कमेंट करते हैं कि सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। हाँ यार, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, ये मेंस में मेरे को काफ़ी दिक्कत होता है इससे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो धर्मपाल था। ठीक, और हाँ, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, आज के बिहार में स्थित है। और जो भागलपुर जिला है ना, आज का वर्तमान का जो भागलपुर जिला है वही है, वहीं पे विक्रमशिला है। ये देखो पाल एम्पायर, ये है, पूरे बंगाल को इसने कब्जे में लिया था। ऐसे ये एक आम घर से था, मैंने देखा है कि जो सबसे ऊपर जाता है ना वो आम घर का ही रहता है। सही में एलोन मस्क को देख लो, पीएम को देख लो, नरेंद्र मोदी जी को देख लो, बराक ओबामा को देख लो, जो आम घर के लड़के होते हैं ना सर, उनमें एक जीतने की इच्छा होती है, बहुत ऊपर तक जाते हैं वो। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो कंप्लीट होता है। ठीक, दक्षिण भारत का इतिहास क्या है, यहाँ आपका पूरा प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ा दिया है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका आई होप कि क्लियर होगा। और एक बार जरूर पढ़िएगा सर, एक बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार जरूर पढ़िएगा। आपने बहुत सारे शिक्षकों की क्लासेस ली होंगी, एक बार मेरी क्लासेस लेके आप देखिएगा, आपका डाउट बचेगा ही नहीं। क्योंकि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ। वो पीपीटी होता है ना कि पूरा लिख दिया उसको पढ़ दिया, ऐसे नहीं। मैं माइंड मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लड़कों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कम समय में दिया जा सके, डायरेक्ट फैक्ट डिलीवर किया जाए उन लोगों को, न कि उनका टाइम वेस्ट किया जाए। ठीक ना। तो जो मेरी पहली क्लास थी वो थी प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा इतिहास। ठीक ना। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा कि कैसे जो मानव था वो अफ्रीका से निकलकर सारे जगहों पे फैला, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे मानव ने अपने विकास को आगे लेके गया, मानव धीरे 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 धीरे। ठीक, इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा था। फिर हम लोग दूसरी क्लास जो ली थी वो वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में ली थी कि कैसे ऋग्वैदिक काल आता है। जो ऋग्वैदिक काल था वो वर्ण आधारित था। फिर कैसे उत्तर वैदिक काल आता है जो जाति आधारित हो जाता है। फिर जातिवाद आधारित जो समाज था उसको चैलेंज करने के लिए दो क्षत्रिय राजा आते हैं, जो क्षत्रिय राजा के राजकुमार आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, फिर कैसे उन्होंने ब्राह्मणों को चैलेंज किया था। ठीक, फिर महाजनपद काल, मगध और मौर्य काल पढ़ा कि मौर्य काल में कैसे भारत का अखंड भारत की परिकल्पना को रचा गया और कैसे धीरे धीरे जो राज्य थे वो साम्राज्य में बदलते गए। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा। और जो हम लोग की चौथी क्लास है, ये चौथी क्लास, जो चौथी क्लास थी उसमें हम लोग पढ़ा कि मौर्य के बाद कैसे कैसे विदेशी आक्रमण हुआ, कुषाण आए, और कैसे उन्होंने सिल्क रूट के बारे में हम लोगों ने चौथी क्लास में पढ़ा था कि सिल्क रूट पर उन्होंने एक अधिकार कर लिया और बोले कि भाई एक काम कर, अब जिसको आना ना मेरे को टैक्स चाहिए, सीधी बात है। ठीक, सीधी बात, नो बकवास, टैक्स दो या तो फिर मेरे को रेशम बनाने की विधि बताओ। इन कुषाणों ने चाइना के जो व्यापारी थे उन लोगों से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक, फिर हम लोगों ने पांचवी क्लास में पढ़ा कि जो संपूर्ण गुप्त काल तथा दक्षिण भारत संगम काल, इसमें चेर चोर पांडे के बारे में पढ़ा था। ये हमारी दक्षिण भारत की पहली क्लास थी, और जो आज की क्लास है वो दूसरी क्लास थी। ठीक, ये 1 और 2 काल में ये पूरा दक्षिण भारत का इतिहास हमने कवर कर दिया था। इतिहास सदा विजेता के द्वारा ही लिखी जाती है। आपको जीतना है, आपका पीडीएफ में नाम आएगा, उसी दिन क्या होगा, आप भी एक इतिहास रच देंगे। जो आपकी संघर्ष की कहानी है ना उसी दिन पूर्ण हो जाएगी। ठीक, और आज के क्लास में हमने पढ़ा कौन, दक्षिण भारत के राजवंश। इसको पहचान रहे हैं आप, ये गेम ऑफ थ्रोन का क्या है, ये नाइट किंग है मैंने इसको ऐसे ही अच्छा लगा दिया था कि लड़के कुछ तो देख के क्लिक करके पढ़े। लोग बोलेंगे ये सर आप मिसगाइड करें, मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ बाबू, मैं चाहता हूँ ना कि अच्छा से अच्छा चीज़ तुम लोग के पास पहुँचे, और तुम लोग ऐसे क्लिक नहीं करते हो यार। जब तक कुछ उटपटांग चीज़ें ना करो ना तुम लोग क्लिक ही नहीं करोगे। शिक्षक पढ़ाना चाहता है, तुम लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। उधर जो शिक्षक गाली गलौज कर रहे हैं तो उसमें घुस जाओगे तुम।
जो शिक्षक नॉलेज दे रहा है, जो मेहनत कर रहा है दिन रात, तुम लोग को चाहता है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, तुम लोग उसके वीडियोस देखोगे ही नहीं। तुम लोग को कंट्रोवर्सी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं लोग। पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? उतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के टीचर एक दूसरे को डिफेम करने में लगे हैं। उतना अगर वो लोग अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो एनालिसिस है, वो स्टूडेंट उस पर लगा देते ना, तो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट का भला हो जाता सर इससे। पर नहीं करेंगे, इससे पैसे नहीं ना मिलेंगे, इससे व्यूज़ नहीं मिलेंगे उन लोग को भी दिक्कतों को समझो यार तुम। उन लोग को भी दिक्कतें हैं, उन लोग को बढ़ावा तुम ही दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 लड़के थे, ठीक। तो एक लड़का बोला ना, अरे वो फला सर है ना, फला सर को डायरेक्ट वीडियो में बोल दिए। तो बोला अरे सर्च करो, पढ़ाई के बारे में किसी को चर्चा ही नहीं करनी है। कंट्रोवर्सी अगर हो रही है तो तुम लोगों की वजह से हो रही है, क्योंकि तुम लोग व्यूज दे रहे हो। एक बार इग्नोर करके देखो, ये सारे कंट्रोवर्सी लोग बंद कर देंगे, ठीक। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। इतिहास पढ़ने के लिए धन्यवाद। और प्राचीन इतिहास पूरा यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया है। फिर मैं MCQ लाऊंगा जल्दी, और क्या करूँगा, हाँ इसके बाद मिडिवल इंडिया लाऊंगा, फिर एंशिएंट, फिर मॉडर्न इंडिया लाऊंगा, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी चीज़ें मैं खत्म कर दूंगा। साइंस जो भी है ना, सब खत्म कर दूंगा। और मैथ के लिए आकाश सर से मैथ आप पढ़ सकते हैं। आकाश सर ने बहुत ईजी वे मैथ पढ़ाया है, और उन्होंने मैथ के बल पे बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। उन्होंने 10 से ज़्यादा एग्जामों को उन्होंने क्रैक किया है, और 2022 के CGL में भी उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक ना। तो एक बार जरूर पढ़िएगा आकाश सर से मैथ, और मेरे से GS। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते।